सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी प्रभा, योर ओन यूट्यूब चैनल। आज से हम एक बहुत ही नई ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, द बेयर एक्ट सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल बाय आर्टिकल डिकोड करेंगे और शुरुआत वहीं से होगी जहां से हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन होता है, दैट इज़ आर्टिकल 1। यूजुअली लोग सोचते हैं कि आर्टिकल 1 सिर्फ देश का नाम बताता है, बट लेट मी टेल यू कि इस एक लाइन के अंदर इंडिया का पूरा टेरिटोरियल डीएनए छुपा है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स टू द रिसेंट 2026 डिलिमिटेशन डिबेट्स अराउंड द 131st अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 1 हमेशा रिलेवेंट रहा है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड ओपन योर बेयर एक्ट, क्योंकि आज हम आर्टिकल 1 का सिर्फ टेक्स्ट नहीं, उसका फिलोसॉफिकल और जूरिस्प्रूडेंशियल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बेयर एक्ट क्या कहता है? व्हाट डज आर्टिकल 1 क्लॉज 1 स्टेट्स कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज वही होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। और आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इंडिया की टेरिटरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दैट इज ए टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, B. Union territories specified in the first schedule, and C. such other territory as may be acquired। देखो, देखने में बड़ा सिंपल लगता है, but the magic lies in the phrase union of states। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने deliberately वर्ड फेडरेशन यूज किया, वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया। Why? So let's dive into the constituent assembly debates। तो अगर हम देखें, जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो एक बड़ा सवाल था कि इंडिया को डिफाइन कैसे करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ये एक्सप्लेन किया कि हमने फेडरेशन की जगह यूनियन वर्ड क्यों चुना है। उन्होंने 2 प्रिंसिपल रीजंस दिए जो आज भी आपके आंसर राइटिंग का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैग बन सकता है। एंड व्हाट आर दोज आर्ग्यूमेंट्स? द फर्स्ट वन इज देयर इज नो प्रायर एग्रीमेंट। इंडियन फेडरेशन यूएस की तरह इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। द सेकेंड रीजन इज देयर इज नो राइट टू सिसीड। किसी भी स्टेट को इस यूनियन से अलग होने का, सिसीड होने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी देश एक इंटीग्रल यूनिट है जिसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। कंपेयर टू दिस द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एग्रीमेंट से बना था और स्टेट्स के पास अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो इसीलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूएस के मुकाबले कनाडा से ज़्यादा मिलता है, जहां एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है। अब अगर आप पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हो तो सिर्फ ये फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी नहीं है, यू नीड स्कॉलर्स। सो आर्टिकल 1 के इस यूनियन नेचर को देखकर केसी वेयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासाई फेडरल अर्ध संघ कहा था। वहीं दूसरी तरफ एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन ग्रेविनल ऑस्टिन ने इस एग्रीमेंट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया। उनका मानना था कि आर्टिकल 1 एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन बनाता है जिसमें सेंटर्स और स्टेट्स कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं। एमपी सिंह जैसे मॉडर्न स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि आर्टिकल 1 शेड्यूल 7 और आर्टिकल 356 के कॉम्बिनेशन से इंडिया का फेडरल मॉडल दुनिया में यूनिक बन जाता है। तो एग्जामिनर को ये दिखाइए कि आपको सिर्फ एक्ट नहीं, उसके पीछे की पॉलिटिकल थ्योरी भी समझ आती है। देखो, कानून तब तक कोरा कागज है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रेट ना करे। तो जब भी आर्टिकल 1 और फेडरलिज्म की बात आती है, द लैंडमार्क एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस इज अनअवॉइडेबल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आर्टिकल 1 यूनियन को ज्यादा पावर देता है, बट स्टेट्स आर नॉट मियर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है। ऑल्सो अगर हम टेरिटरी ऑल्टर करने की बात करें अंडर आर्टिकल 3 which flows from the article 1 itself, तो इन बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1959 जैसे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स ये बताते हैं
कि पार्लियामेंट के पास नए स्टेट्स बनाने या बाउंड्रीज चेंज करने की अल्टीमेट पावर है, प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस फॉलो किए जाएं। लेकिन रुकिए, ये तो हुई स्टैटिक पॉलिटी, व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? आज अप्रैल 2026 में आर्टिकल 1 का स्पिरिट फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। लोकसभा में द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 डिफीट हुआ, जो पोस्ट 2026 सेंसस डिलिमिटेशन से रिलेटेड था। यह बिल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और स्टेट्स की सीट एलोकेशन अंडर आर्टिकल 82 एंड 170 चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जिसने डायरेक्टली नॉर्थ वर्सेस साउथ स्टेट के बीच फेडरल बार्गेन को डिबेट में ला दिया। आर्टिकल 1 की यूनियन ऑफ स्टेट्स आइडियोलॉजी टेस्ट हो रही है कि कैसे हम डेमोग्राफिक रियलिटीज को अकोमोडेट करें विदाउट ब्रेकिंग दी फेडरल यूनिटी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने भी आर्टिकल 1 के एप्लीकेशन को हाईलाइट किया था, जहां पार्लियामेंट ने अपने पावर्स का यूज करके एक स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर में बाइफरकेट किया। तो यह बताता है कि आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट कितना डायनामिक और इवॉल्विंग है। एंड टू समराइज द आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया का पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। ये एक प्रॉमिस है कि चाहे हमारी भाषाएं, कल्चर या पॉलिटिक्स कितनी भी अलग क्यों ना हो, बट इंडिया दैट इज भारत शैल रिमेन वन इनडिविजिबल यूनियन। जब आप अपने आंसर्स लिखें तो आंसर की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पैक से करें कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन envisions a federal structure with unitary features as evidenced by the Article 1, which describes India as Union of States. Now, ऐसे introductions एग्जामिनर को बताते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट की एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉलिटी प्रभा को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की और देखेंगे कैसे इंडिया का नक्शा, इसका फॉर्म चेंज हो सकता है। टिल देन कीप रीडिंग, कीप एनालाइजिंग एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।